Brought to you by Adda 24/7, India's #1 government job preparation app. जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पे तैयारी। अड्डा 24/7 इंडियाज #1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज हमारे पास आपको बताने के लिए ढेर सारी खबरें हैं। गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो मामले में बलात्कारियों की सजा कम करने का फैसला लिया, तो अब ये मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। वहां पर क्या हुआ बताएंगे। भाजपा विधायक टी राजा पर पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर पार्टी ने सस्पेंड किया। शाम तक राजा को बेल भी मिल गई। अब दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक बयानबाजी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में फ्रीवीज माने रेवड़ियों पर आज फिर सुनवाई हुई। अदालत की टिप्पणियां आई। इन तीनों खबरों को अलट पलट कर देखने पर यह समझा जा सकता है कि भारत में राजनीति का मौजूदा स्तर क्या है। हम भी ये काम करेंगे, लेकिन बड़ी खबर रहेगी आज दिल के नाम, आपके और हमारे दिल की सेहत के नाम। आपने भी इस बात पर गौर किया होगा कि जो हार्ट अटैक सयानों का मर्ज माना जाता था, अब नौजवानों की जान के पीछे पड़ा है। आज भी खबर आई कि भाजपा नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की हार्ट अटैक में मौत हो गई। वो सिर्फ 42 साल की थी। सोनाली से पहले भी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला और पुनीत राजकुमार जैसे मामले हम देख चुके हैं। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर एक नई बात जो सामने आ रही है वो ये कि 40 की दहाई वालों को हार्ट अटैक हो रहा है और उनकी मृत्यु भी हो रही है। तो बड़ी खबर में आज हम यही समझेंगे कि ऐसे मामलों के पीछे क्या वजह हो सकती है और अपने दिल की अच्छी सेहत के लिए हमें और आपको क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। इस वीडियो में आपने क्या देखा? टूटी फूटी दीवारों वाला एक छोटा सा कमरा, अपने माता पिता के सामने कराहता हुआ घायल एक लड़का। ये वही लड़का है जिस पर कल पटना के डाक बंगला चौराहे पर लाठियां भांजी गई थी। इस लड़के का नाम अनीसुर रहमान है। कल पटना में हजारों सीटेट और बीटेट पास कैंडिडेट नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान लाठीचार्ज हुआ, जिसमें पटना के एडीएम के सिंह तिरंगा लिए अनीसुर रहमान को लाठी से पीटते नजर आए। बाद में खबर आई कि एडीएम साहब ने पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की। ये वीडियो वायरल हुआ। मामला नौकरियों से जुड़ा हुआ था, इसलिए इस पर खूब राजनीति भी शुरू हुई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कल ही पिटाई वाला वीडियो शेयर कर एडीएम के खिलाफ जांच की बात कही थी। आज इस मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दिन भर बयानबाजी भी करता रहा, लेकिन सरकारी लाठियों से घायल हुए अनीसुर रहमान की किसी ने सुध नहीं ली। हमारे साथी अभिनव पांडे ने आज अनीसुर रहमान का ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर डाला, तब जाकर डिप्टी सीएम तेजस्वी ने इनका पता मांगा और मदद देने की बात की। फिलहाल इस मामले में पटना के डीएम चंद्रशेखर ने जांच कमेटी बनाकर 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। ये था दिन का वीडियो। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी, हैदराबाद की गौशा महल सीट से बीजेपी विधायक टी राजा को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पार्टी ने कारण बताओ नोटिस दिया और 10 दिन के अंदर जवाब देने को कहा कि उन्हें पार्टी से क्यों ना निकाल दिया जाए। दरअसल कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के हैदराबाद में होने वाले शो के विरोध में टी राजा लगातार बयानबाजी कर रहे थे। आरोप लगा रहे थे कि मुनव्वर फारूकी ने धार्मिक टिप्पणियां की हैं, इस वजह से वो मुनव्वर का शो हैदराबाद में नहीं होने देंगे। इससे पहले भी टी राजा ने जिम से एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि भले ही मुझे पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन मैं पुलिस से एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर मुनव्वर फारूकी का प्रोग्राम हैदराबाद में होता है तो नूपुर शर्मा ने तो एक छोटा सा कमेंट किया, भारत में क्या हुआ पता है, उससे भयंकर रूप से मैं कमेंट करूंगा, क्योंकि जब मैं उतरता हूं मैदान में तब मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता। इसलिए पुलिस के अधिकारियों से निवेदन है कि ऐसे फालतू कॉमेडियन का प्रोग्राम हैदराबाद में होने ना दें। अगर कुछ होगा, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की रहेगी। ये बात ध्यान रखना हमारे डीजीपी साहब, कमिश्नर साहब और खास करके हमारे होम मिनिस्टर साहब। बीजेपी विधायक के विरोध के बाद भी 20 अगस्त को हम जानते हैं कि मुनव्वर फारूकी का शो हैदराबाद में शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, जिसके बाद टी राजा ने बाकायदा 10 मिनट का वीडियो जारी किया, जिसमें न सिर्फ विधायक जी ने मुनव्वर फारूकी को गंदी गंदी गालियां दी, बल्कि उनकी मां को भी अपशब्द कहे, पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की, जिसे हम नहीं दिखा सकते। आपसे भी अपील है, टी राजा का वीडियो वायरल ना करें। कानून अपना काम कर रहा है, गिरफ्तारी हुई है, अदालत में मामला पहुंचा है और अब खबर है कि उन्हें बेल भी मिल गई है। उम्मीद है आगे भी इस मामले में तथ्य सम्मत न्याय होगा, पर वीडियो इस तरह से शेयर करने से धार्मिक भावनाएं और भी भड़कती हैं।
टी राजा सिंह हैदराबाद की गोशामहल विधानसभा से बीजेपी विधायक होने के साथ साथ तेलंगाना विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक यानी चीफ विप हैं। पार्टी के मजबूत नेता माने जाते हैं। 2018 में तेलंगाना में टीआरएस की लहर थी, तब जीते 5 भाजपा विधायकों में टी राजा भी एक थे। बजरंग दल के सदस्य रहे टी राजा ने एक वक्त में तेलुगु देशम पार्टी में पॉलिटिक्स की थी। 2009 में इसी पार्टी के टिकट पर कॉरपोरेटर बने थे, सभासद, लेकिन अप्रैल 2013 में टीडीपी छोड़कर वो बीजेपी से जुड़ गए थे। और ऐसा नहीं कि टी राजा कोई पहली बार विवादों में है। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान राजा सिंह ने कहा था कि बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो घर पर बुलडोजर चलवा देंगे। तब चुनाव आयोग ने उन पर रोक लगाई थी। नवंबर 2017 में फिल्म पद्मावती का विरोध भी किया था। उन्होंने धमकी दी थी कि जो थिएटर इस फिल्म को दिखाएंगे उन्हें जला देंगे। उनके ऐसे बयानों की लंबी फेहरिस्त है। उन पर अब तक 75 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से कम 30 मामले धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले और 2 समुदायों के बीच वैमनस्य भड़काने से जुड़े हैं। 17 मामले दंगा करने और खतरनाक हथियार रखने के और 1 मामला हत्या की कोशिश से जुड़ा है। राजा के बयान के बाद हैदराबाद में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। हजारों की भीड़ सड़कों पर उतरी। एक वीडियो वहां का भी वायरल हुआ जिसमें सैयद अब्दुल नाम का शख्स सर तन से जुदा वाले नारे लगा रहा था। अगर कोई किसी धर्म के लिए अपमानजनक बातें करता है तो गलत है, लेकिन सर तन से जुदा करने की बातें करना भी उतना ही गलत है। कानून हाथ में लेने की बात करना किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता और हम उम्मीद कर रहे हैं कि तेलंगाना की पुलिस इस शख्स के खिलाफ भी कानूनन सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि इस नारे का परिणाम हम उदयपुर में देख चुके हैं, जब कन्हैया लाल की गला काटकर हत्या कर दी गई। ऐसे नारे लगाने वालों की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। उनका खुले में रहना किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। तो ये दोनों ही तरफ के जो कट्टर लोग हैं, जो इस तरह के बयान देकर हमारे देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो सोशल मीडिया पर मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से अच्छा है वाली बहस है, वो भी रुकनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बहसों से आपका और हमारा कोई भला नहीं होता। दूसरी सुर्खी बिल्किस बानो से जुड़ी है। बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ये याचिका लेफ्ट फ्रंट की नेता सुहासिनी अली, स्वतंत्र पत्रकार और फिल्म निर्माता रेवती लाल और पूर्व प्रोफेसर और कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा ने दायर की, जिसमें सभी दोषियों की सजा पर फिर से विचार करने की गुहार लगाई गई है। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, न्यायाधीश हिमा कोहली और न्यायाधीश CT रवि कुमार की पीठ के सामने इस याचिका का उल्लेख हुआ। सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अपर्णा भट्ट ने कल यानी 24 अगस्त को सुनवाई के लिए अनुरोध किया है। इस पर CGI ने क्या कहा, सुनिए। आइए हम कागजात देखते हैं, लेकिन लिस्टिंग का कोई आदेश पारित नहीं किया है। गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजकुमार ने कथित तौर पर कहा था कि दोषियों को 14 साल की जेल और अन्य कारकों जैसे उम्र, अपराध की प्रकृति और जेल में व्यवहार आदि के कारण रिहा किया गया है। अब सवाल यह है कि 5 महीने की गर्भवती से रेप करने के अपराध की प्रकृति रिहा किए जाने योग्य कैसे हो सकती है। 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। गुजरात में दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका में दोषियों ने 14 लोगों की हत्या की, जिसमें बिल्किस की 3 महीने की बेटी समेत परिवार के 7 लोग शामिल थे। साल 2008 में मुंबई की विशेष CBI अदालत ने इस मामले में इन 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस सजा को बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा, यानी कोर्ट ने ये सब माना जो आरोप थे। 15 अगस्त को सभी 11 दोषियों की रिहाई का फैसला गुजरात सरकार की बनाई गई एक समिति ने सर्वसम्मति से लिया। फैसले पर पहुंचने के लिए समिति ने गुजरात सरकार की 1992 की उस सजा माफी नीति को आधार बनाया, जिसमें किसी भी श्रेणी के दोषियों को रिहा करने पर कोई रोक नहीं थी। जबकि गुजरात सरकार की तरफ से साल 2014 में सजा माफी की एक नई नीति बनाई जा चुकी, यानी पिछली नीति को संशोधित किया गया था। नई नीति के तहत कई श्रेणी के दोषियों की रिहाई पर रोक लगाने के प्रावधान है। इस नीति में कहा गया कि बलात्कार और हत्या के लिए दोषी पाए गए लोगों को सजा माफी नहीं दी जाएगी। 2014 की ही नीति में यह भी कहा गया कि अगर किसी दोषी के मामले की जांच CBI ने की है तो केंद्र सरकार की सहमति के बिना राज्य सरकार सजा माफी नहीं कर सकती। बावजूद इसके रिहाई के लिए 1992 की नीति का हवाला दिया गया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या इस मामले में 2014 की नीति के बजाय 1992 की नीति के आधार पर फैसला लेना सही था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक जिस समिति ने इन 11 दोषियों को सर्वसम्मति से रिहा करने का फैसला लिया, उसके 2 सदस्य बीजेपी के विधायक हैं, एक सदस्य बीजेपी के पूर्व निगम पार्षद हैं और एक बीजेपी की महिला विंग की सदस्य। और गोधरा के विधायक CK राहुल जी का बयान तो आपने सुना ही होगा। दोषियों की रिहाई की सिफारिश करने वाली कमेटी में रहे CK राहुल जी ने कहा था कि उन्होंने गैंगरेप और हत्या के दोषियों के बारे में जो बात कही वो सुनिए।
वैसे भी वो ब्राह्मण लोग थे, उनका संस्कार भी बड़ा अच्छा था और हो सकता है सजा करवाने के पीछे बद इरादा हो। ये बयान जघन्य अपराध के अपराधियों को बचाने वाला है और फैसला भी वैसा ही लिया गया जिसे अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। पहली चीज, जाति का व्यक्ति के स्वभाव से कोई लेना देना नहीं है और मनुष्य अपनी जाति खुद नहीं चुनता है, ये समाज उसे एक पहचान दे देता है। और दूसरी बात, इन जघन्य अपराधों में जो लोग विधायक जी को लगता है कि ऐसे ही फंसा दिए गए, उनके बारे में सीबीआई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट की राय अलग थी। इसीलिए देश भर में जो स्त्रियों के प्रति संवेदनशीलता रखते हैं, न्याय के प्रति संवेदनशीलता रखते हैं, वो सब इस फैसले पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। अगली सुर्खी, रेवड़ी कल्चर यानी चुनाव के वक्त मुफ्त सुविधाओं के ऐलान से जुड़ी बात। राजनीतिक पार्टियों के जरिए मुफ्त योजनाओं के ऐलान के खिलाफ बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा समाज के साथ साथ अर्थव्यवस्था की भलाई के लिए भी उठाया गया है। हालांकि बीजेपी समेत अन्य राजनीतिक पार्टियां भी मुफ्त चुनावी वादों के पक्ष में हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से पेश हुए वकील विकास सिंह ने कहा, हम ये नहीं कह रहे कि सरकारों को कल्याणकारी उपाय नहीं करने चाहिए, हम कह रहे हैं कि चुनाव के समय किए जाने वाले वादों को कंट्रोल किया जाना चाहिए। वोटर्स को पता होना चाहिए स्कीम के लिए पैसा कहां से आ रहा है, जो वादे हैं वो कैसे पूरे होंगे। इस पर सीजेआई रमन्ना ने कहा कि बौद्धिकता सिर्फ एक व्यक्ति या एक पार्टी से जुड़ी नहीं है, हम व्यापक स्तर पर सभी के सुझाव पर गौर करेंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी डीएमके को भी फटकार लगाई। कोर्ट में डीएमके की ओर से पेश हुए वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि फ्रीबीज किसी भी रूप में हो सकती है, मुफ्त देना कोई संवैधानिक दायित्व नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, साफ सफाई, बिजली वगैरह सब राज्य के दायित्व हैं। अगर वंचित वर्गों के लिए योजनाएं हैं तो क्या ये फ्रीबीज हो सकती हैं? इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके लिए कहने को बहुत कुछ है। ये मत सोचिए कि आप एकमात्र बुद्धिमान दिखने वाली पार्टी है। ये मत सोचिए कि जो कुछ कहा जा रहा है उसे हम सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ कह नहीं रहे। तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने टीवी पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो बयान दिए वो सही नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तमिलनाडु के वित्त मंत्री डॉक्टर पी त्यागराजन के जिस बयान का जिक्र किया वो उन्होंने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा था। इंटरव्यू में पी त्याग ने कहा था, भारत हो या चाहे कोई और लोकतांत्रिक देश, किसी देश के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी बड़ा कोर्ट ये फैसला करे कि जनता का पैसा कहां खर्च होगा। ये पूरी तरह से विधायिका का अधिकार है। इससे पहले 11 अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की भलाई के लिए की जाने वाली वेलफेयर स्कीम और देश की आर्थिक सेहत में बैलेंस बनाए रखने की बात कही थी। अब इस मामले पर अगली सुनवाई कल यानी 24 अगस्त को होगी। अगली सुर्खी, 9 मार्च 2022 को ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायरिंग घटना के लिए मुख्य रूप से 3 अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। आपको याद होगा, गलती से एक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ चली गई थी, जिनकी गलती से ये हुआ केंद्र सरकार द्वारा उनकी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। जिन अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया उनमें एक ग्रुप कैप्टन, एक विंग कमांडर और एक स्क्वाड्रन लीडर शामिल हैं। अधिकारियों को आज 23 अगस्त को बर्खास्तगी के आदेश दिए गए। अगली सुर्खी बिहार से है। यहां नई सरकार बनने के बाद से करीब हर रोज नए विवाद सामने आ रहे हैं। ताजा मामला सीएम नीतीश कुमार और उनकी कैबिनेट के एक मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी से जुड़ा है। दरअसल नीतीश कुमार कल बिहार के गया में पितृपक्ष मेले की तैयारियों का जायजा लेने गए थे। नीतीश के साथ बिहार के नए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी भी थे। गया पहुंचते ही नीतीश सबसे पहले विष्णुपद मंदिर में दर्शन के लिए गए। मंदिर के गर्भगृह में नीतीश ने पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर में नीतीश के साथ आए कई और नेता भी थे, पर विवाद शुरू हुआ इसराइल मंसूरी की मौजूदगी से। गया के इस मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर यहाँ गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की बात है, लेकिन नीतीश के साथ इसराइल मंसूरी भी मंदिर में दाखिल हो गए। जब मंदिर के अंदर की तस्वीरें बाहर आई तो विवाद शुरू हो गया। एक गैर हिंदू मंत्री के जाने पर बीजेपी नीतीश कुमार पर हमलावर हो गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि सनातन हिंदू संस्कृति और परंपरा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के विष्णुपद मंदिर में कुठाराघात करके स्पष्ट कर दिया कि वे हिंदू विरोधी मानसिकता के शिकार हैं। उन्होंने हिंदू धर्म के श्रद्धा केंद्र भगवान विष्णुपद की पवित्रता भंग की। बीजेपी नीतीश से माफी मांगने को कह रही है और उनके मंत्री इस्माइल मंसूरी को बर्खास्त करने की मांग भी कर रही है। दूसरी तरफ मंदिर की प्रबंधन समिति ने भी इस मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उस वक्त वो मंत्री इसराइल मंसूरी को चेहरे से पहचान नहीं सके, लेकिन जो स्थानीय लोग थे उन्हें रोकना चाहिए था। मंदिर की तरफ से यह भी कहा गया कि सीएम के साथ चलने वाले और भी मुस्लिम पदाधिकारी थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। गैर हिंदू के लिए विष्णुपद मंदिर में एक स्थान निर्धारित है जहां से उन्हें बताया जाता है, मंदिर की जानकारी दी जाती है। ये बात सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इस्माइल मंसूरी को सोचनी चाहिए थी। मंसूरी आरजेडी के कोटे से मंत्री हैं।
बिहार की कांटी सीट से विधायक हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक बने। आरजेडी की तरफ से कहा गया कि मंसूरी को मंदिर के नियम की जानकारी नहीं थी, भूलवश वो अंदर चले गए। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। सोनाली फोगाट 2008 में भाजपा में शामिल हुई। भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष बनी। हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में भाजपा की आदिवासी मोर्चे की प्रमुख भी रही। 2019 के विधानसभा चुनाव में वो सुर्खियों में आई। क्यों सुर्खियों में आई? क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में उन्होंने हरियाणा की वीआईपी सीट माने जाने वाली आदमपुर सीट से पर्चा भरा। वीआईपी क्यों? क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भजन लाल और फिर उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई विधायक के रूप में चुने जाते रहे। बीच में उनकी पत्नी भी विधायक बनी है। पर कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई के मुकाबले सोनाली फोगाट बीजेपी कैंडिडेट हार गई। संयोग देखिए, इसी महीने की 4 तारीख को कुलदीप बिश्नोई सपत्नीक भाजपा में आ गए। 14 साल राजनीति से जुड़े रहने के बावजूद फिर से सोनाली की तरफ सुर्खियां मुड़ी, उनकी रिएक्शन जानी गई। पर सोनाली के बारे में वैसे भी जनता वाकिफ होती रहती थी, क्योंकि उनके सार्वजनिक जीवन में समर्थक से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। क्या मतलब हुआ इसका? फॉलोअर्स कैसे ज़्यादा थे? क्योंकि वो इंटरनेट की दुनिया की स्टार थी। सोनाली फोगाट को जानने वाले कई तरह से उन्हें जानते थे। कोई उन्हें हरियाणवी फिल्मों का स्टार मानता था, कोई म्यूज़िक वीडियो का स्टार, कोई उन्हें दूरदर्शन के लिए हिसार से एंकरिंग करते हुए देखता था। लेकिन ज़्यादातर ने उन्हें बिग बॉस और टिकटॉक के ज़रिए जाना। उन्होंने सोनाली की रील्स देखी, इंस्टाग्राम पर फॉलो किया। कभी मिले नहीं, फिर भी लगता था कि सोनाली उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि उन्हें उनकी ज़िंदगी के अपडेट मिल रहे थे। वो कहाँ जा रही हैं, कौन सा बैग ले रही हैं, किन नेताओं से शिष्टाचार भेंट कर रही हैं और वेब सीरीज़ के कौन से एपिसोड में नजर आएंगी, सब कुछ सोशल मीडिया पर। इसीलिए लोगों को बहुत धक्का लगा जब इसी सोशल मीडिया के ज़रिए उन्हें आज सुबह पता चला कि सोनाली फोगाट नहीं रही। फोगाट गोवा में थी। 22 और 23 अगस्त की दरमियानी रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने प्राण त्याग दिए। सोनाली का परिवार इस समाचार से स्तब्ध है। 2016 में सोनाली के पति संजय फोगाट की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी, इसलिए हार्ट अटैक वाली बात को उन्होंने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। उनकी बहन रेमन का दावा है कि सोनाली ने फ़ोन पर मां से बात की थी और खाने में किसी गड़बड़ी की शिकायत की थी। ऐसे कह रही थी, मैं ठीक ठाक हूँ, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ जी। हाँ, मैंने कहा तू फार्म पे कब आएगी? कहते 27 तारीख को आएंगे जी। मैं कह रही थी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर मम्मा ने सुबह बात की कल, तो मम्मी को ऐसे कहने लगी, मम्मी मेरे ना कुछ गड़बड़ हो रही है शरीर में, जैसे मेरे पता नहीं, कोई खाना खाते ही ऐसे हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, फिर शाम को बात हुई जैसे, तो शाम को भी ऐसे ही करने लगी, मम्मी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहे मेरे ऊपर कुछ साजिश हो रही है। फिर बाद में सुबह फोन ही आया। आपने परिवार का पक्ष सुना। आपको सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें लोग ये कहते सुने जा सकते हैं कि हार्ट अटैक से आकस्मिक निधन की बात समझ से परे है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने भी ट्वीट करके सीबीआई या फिर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग की। ट्वीट में उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को टैग भी किया। हाई प्रोफाइल मौत के मामलों में संदेह की गुंजाइश हमेशा रहती है। जांच के बाद पूरी बात सामने आने में कुछ वक्त लग जाता है। फिलहाल यही जानकारी है कि सोनाली फोगाट की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई, इसलिए हम इसी बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे। बीते दिनों हार्ट अटैक से हुई कुछ चर्चित मौतों पर गौर करिए। सिद्धार्थ शुक्ला टीवी एक्टर थे। सोनाली फोगाट बिग बॉस के 14वें सीजन में नजर आई थी। इससे ठीक पहले वाला सीजन यानी सीजन 13 जीता था सिद्धार्थ शुक्ला ने। सितंबर 2021 में सिद्धार्थ की मौत हो गई। कारण बताया गया हार्ट अटैक। सिद्धार्थ की उम्र थी 40 साल। पुनीत राजकुमार बतौर बाल कलाकार उन्होंने अपना करियर शुरू किया। कौन बनेगा करोड़पति के कन्नड़ संस्करण को एंकर किया, फिर कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार हुए। उनके लिए इंडस्ट्री में पावर स्टार शब्द इस्तेमाल होने लगा। सीएम से लेकर पीएम सब उनके फैन थे। तभी उनकी अचानक मौत की खबर आ गई। दिन था 29 अक्टूबर 2021। वजह हार्ट अटैक, उम्र 46 साल। के किसी परिचय के मोहताज नहीं। इसी साल 31 मई को कोलकाता में उनका देहांत हुआ। कुछ ही देर पहले उन्होंने स्टेज पर प्रस्तुति दी थी। के का भी हार्ट अटैक के चलते निधन हुआ। उनकी उम्र थी 53 साल। इन चर्चित मामलों को एक तरफ रख दें तो आप अपने इर्द गिर्द भी ऐसे कई मामले पाएंगे जब 30 और 40 की दहाई में चल रहे लोगों को हार्ट अटैक हुआ और वो चल बसे। हम ऐसे समाचार सुनते हैं, खुद से कहते हैं यार अब यंग लोग भी हार्ट अटैक से मरने लगे और आगे बढ़ जाते हैं। पर कभी हम ठहर कर ये सोचते नहीं कि इसकी वजह क्या है और इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है। इसलिए शुरू से शुरू करते हैं। स्वास्थ्य पर ललन टॉप की एक खास पेशकश है सेहत। इसमें हमारी साथी सरवत ने दिल से जुड़ी बीमारियों को कई बार विस्तार से कवर किया है। सेहत के इस हिस्से को सुनिए जिसमें डॉक्टर विमल छाजर बता रहे हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है।
हार्ट की बीमारी का मतलब है हार्ट के जो कोरोनरी आर्टरीज है जो हार्ट को ब्लड देती है उन्हीं के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमावट हो जाना, फैट की जमावट हो जाना, और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 50-60% ब्लॉकेज बनने के बाद एक चांसेस रहता है कि वो ब्लॉकेज बस्ट कर जाए, क्योंकि अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेच करते करते जब उसकी स्ट्रेचेबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो सडनली वो बस्ट करती है और वहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होती है जो ब्लड के संग मिक्स करके क्लॉट बना देता है। जैसे 50% या 70 या 80% ब्लॉकेज है और वो क्लॉट बनते ही वो 100% में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे एक ट्यूब 100% ब्लॉक होती है हार्ट का एक हिस्सा डेड होने लगता है और उस वक्त बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन होती है और वो हार्ट अटैक कहा जाता है। उस वक्त हार्ट का एक हिस्सा मरने लगता है और उससे बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से मारे भी जाते हैं। हार्ट की बीमारी का ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, कॉमन कॉम्प्लिकेशन। आपने दिल की बीमारी से जुड़े दो शब्दों को बार बार सुना होगा, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। इनमें क्या फ़र्क होता है ये भी जान लीजिए। करीब करीब सेम चीज़ है। हार्ट अटैक छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पर जब कार्डियक अरेस्ट होती है, लोग मारे जाते हैं, तो ये बड़ा हार्ट अटैक होता है। तो यूजुअली कार्डियक अरेस्ट जो डेथ करता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक फेलियर, हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक। अब आते हैं उस बिंदु पर जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी है कि युवाओं में हार्ट अटैक की समस्या क्यों बढ़ रही है। इस सवाल का जवाब निबंधात्मक है, लेकिन हम कुछ बिंदुओं में सारी बात समेटने की कोशिश करेंगे। पहला कारण तो आनुवांशिकी से है। इसके चलते पश्चिम के देशों की तुलना में भारतीयों में दिल की बीमारी सामने आने की ज़्यादा आशंका रहती है। इसी के चलते दिल की बीमारी 10 साल पहले ही देखने को मिल जाती है कई बार। मिसाल के लिए अगर पश्चिम में औसतन 60 के दहाई में दिल की बीमारियां सामने आती हैं तो भारत में 50 के आसपास ऐसा होने लगेगा। WHO तो यहाँ तक दावा करता है कि दक्षिण एशिया, जिसका भारत भी हिस्सा है, वहाँ पश्चिम के मुकाबले हार्ट अटैक का खतरा 40% ज़्यादा है। हमारे दिल तक ऑक्सीजन से भरपूर खून को पहुँचाती हैं कोरोनरी आर्टरीज, फिर दिल इस खून को पूरे शरीर में पंप करता है। अब भारतीयों की कोरोनरी आर्टरीज पश्चिम में बसने वाले लोगों की तुलना में कुछ छोटी होती हैं, इसलिए छोटा सा ब्लॉकेज भी बड़ी समस्या बन सकता है। इसलिए ये भी देखने को मिला कि यूरोप और अमेरिका में बसे भारतवंशी भी वहाँ के लोगों की तुलना में जो वहाँ पहले से हैं जल्दी दिल के मरीज बन जाते हैं। ये तो अनुवांशिकी वाली बात हुई, पर ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक सिर्फ अनुवांशिक कारणों के चलते ही हो रहे हैं। समय के साथ भारत में युवाओं का लाइफस्टाइल बदला है। दुनिया के दूसरे देशों की तरह ही भारत में डेस्क जॉब बढ़ी है, माने ऐसा काम जिसमें एक जगह बैठकर काम किया जाता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हुई है क्योंकि काफ़ी सारा काम मशीनों के ज़रिए किया जाता है। जैसे जैसे समृद्धि आई, खाने में फ़ैट भी बढ़ गया। कई युवा नियमित रूप से खाना भी नहीं खाते, फास्ट फूड के भरोसे रहते हैं। इसमें कितना फ़ैट और कोलेस्ट्रॉल होता है अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। युवाओं के जीवन में समय घटा है और स्ट्रेस बढ़ा है। इसके चलते धूम्रपान और शराब की लत तेज़ी से बढ़ी, तो इस पर भारत में प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। अनुवांशिकी और लाइफस्टाइल के अलावा एक तीसरा कारण भी है, डायबिटीज़। भारत को दुनिया की डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है। समस्या ये है कि हमारे यहाँ तकरीबन 50% डायबिटिक लोग कभी नहीं जान पाते कि उन्हें डायबिटीज़ है। इन सारे कारकों के चलते हार्ट ब्लॉकेज के जो मामले 60 से 70 की उम्र में सामने आते हैं वो अब 20 से 30 की उम्र में भी देखने को मिल रहे हैं। गंभीर ब्लॉकेज के मामलों में होने वाला कार्डियक अरेस्ट तुरंत जान भी ले लेता है। 2019 में प्रकाशित नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक हार्ट अटैक के चलते मौतों में 2014 से 19 के बीच 53% की बढ़त हुई। समस्या क्या है हमने आपको बताया, अब उपाय की बात करते हैं। दूसरी बीमारियों की तरह हार्ट अटैक को भी लक्षणों से पहचाना जा सकता है। कौन से लक्षण हैं, डॉक्टर साहब से सुनिए। चेस्ट में पेन होना, भारीपन होना या गले में चोकिंग होना, जबड़े में पेन होना और स्पेशली खाना खाने के बाद होना और चलते वक्त होना, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त होना। जब मेहनत करें तो इस तरह की सिम्टम्स आने लगे तो आप ये समझ जाइए भाई हार्ट की लक्षण है, हार्ट की बीमारी आ चुकी है और आगे हार्ट अटैक आने वाला है। तो ये सब लक्षण को ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों को सांस भी फूलती है, चलता है तो सांस फूलता है, रुकते ही ठीक हो जाती है। सीढ़ियाँ चढ़ने गया या कोई थोड़ा सा दौड़ लगाया और इतनी ज़्यादा सांस फूल रही है तो समझ जाइए वो हार्ट का लक्षण। ज़रूरी नहीं कि हार्ट अटैक के सारे मामलों में दर्द हो ही। 3 ऐसे वर्ग होते हैं जिन्हें हार्ट अटैक से पहले होने वाला दर्द नहीं भी होता। फिर हार्ट अटैक के दर्द को ठीक तरीके से समझना भी आवश्यक है। सेहत की एक दूसरी किश्त में डॉक्टर अमित भूषण शर्मा ने विस्तार से इस बारे में बताया था, सुनिए। की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक में इंसान को छाती में भारीपन होगा। कोई इंसान मेरे को बोले आके कि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वो हार्ट अटैक का दर्द नहीं होता है। हार्ट अटैक का दर्द 1 या 2 किलो का छाती पे भारीपन आएगा। चलेंगे तो बढ़ जाएगा, बैठेंगे तो कम हो जाएगा। पसीना, घबराहट, बेचैनी, एसी चल रहा है लेकिन पसीना आ रहा है, तो ये सब लक्षण होते हैं एंजाइना जिसको बोलते हैं। पर 3 वर्ग ऐसे हैं जिनको एंजाइना नहीं होगा। डायबिटिक पेशेंट्स जिनको दर्द की नसें सुन्न हो जाती हैं,
महिला वर्ग या वृद्धावस्था में, इन तीनों में इनको छाती में भारीपन नहीं होगा, इनको एंजाइना इक्विवेलेंट होगा, सांस की तकलीफ, घबराहट, बेचैनी, एसिडिटी, गैस, ये सब सिम्टम हो सकते हैं। तो अगर पेशेंट जो डायबिटिक है या ओल्ड पेशेंट है उसको एकदम 50-55 के बाद सांस की तकलीफ हो रही है तो उसको अस्थमा ना समझें। अगर एसिडिटी, गैस हो रही है तो उसको गैस ना समझें, पहले हार्ट अटैक रूल आउट कर लें, क्योंकि एसिडिटी से, गैस से, अस्थमा से आपकी जान नहीं जाएगी, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से जान आपकी जरूर जोखिम में हो सकती है। जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने प्रगति की है, हमने हार्ट अटैक के कारणों और इलाज के साथ साथ उसे प्रिडिक्ट करना भी सीखा। जी, ये अनुमान लगाना संभव हो गया कि आपको हार्ट अटैक होने की कितनी आशंका है और वो जानलेवा होगा या नहीं। सुनिए इसके बारे में। लेकिन जो यंग पेशेंट में जो डेथ हो रही है वो होती है थिन कैप ब्लॉकेज की वजह से, जिसमें ब्लॉकेज केवल 30% होता है, 40% होता है, और सडनली एकदम इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस से वो ब्लॉकेज बर्स्ट कर जाता है और 30% डायरेक्टली 100% बन जाता है। अगर हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक नई मोडालिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं ओसीटी द्वारा हम अंदर हार्ट की धमनियों में जाके देख सकते हैं कि जो चर्बी है कितनी चर्बी जमा है, और वो चर्बी जो है आगे चल के हार्ट अटैक करेगी या नहीं करेगी, वो हार्ट की नसों के अंदर जाके हम लोग देख सकते हैं। ये इंफ्रारेड रेज के द्वारा जाते हैं और ये देखते हैं कि भाई चर्बी ये कितनी बड़ी है और कितना इसके अंदर कैल्शियम है, कितना फैट है, आगे चल के हार्ट अटैक करेगा या नहीं करेगा। इसको हम लोग ओसीटी बोलते हैं। ओसीटी, आईवस, एफएफआर, ये सब मोडालिटीज हैं जो अंदर जाके देख सकती हैं, प्रेडिक्ट कर सकती हैं कि अगर आपको एथेरोस्क्लेरोसिस है तो आपको हार्ट अटैक आगे चल के होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो जानलेवा होगा कि नहीं। ज़्यादातर मामलों में हार्ट अटैक के पहले घंटे के अंदर मौत हो जाती है। हर 7 मिनट में 2 लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए अगर आपको लक्षण नज़र आएँ तो फिर बिना देर किए अस्पताल जाएं। जब तक डॉक्टरी मदद नहीं मिल जाती तब तक आप मरीज़ को कुछ साधारण दवाएं दे सकते हैं। अगर आपको किसी को छाती में भारीपन हो रहा है तो 3 चीजें, एक एस्पिरिन च्यूएबल 325 मिलीग्राम की, जो गोली हमेशा चबा के लेके दी जा सकती है। अगर चबा नहीं सकते हैं तो चम्मच में घोल के दे दीजिए गोली वो। दूसरा रोजुवास्टैटिन 40 मिलीग्राम, और तीसरी गोली आती है क्लोपिडोग्रेल की 4 गोलियां 75 मिलीग्राम की। इन तीनों को बोलते हैं लोडिंग डोज। एक 500 रुपए का नोट या एक क्रेडिट कार्ड आपकी जेब में आपकी जान नहीं बचाएगा, पर अगर ये 3 गोलियां हैं तो ये आपकी जान, आपके फ्रेंड की जान, आपके परिवार की जान बचाने में सक्षम है। एस्पिरिन 22% डेथ रेट को कम करता है। ये तीनों दवाइयां मिला के 45% आपकी डेथ रेट को कम करती है। किसी भी बीमारी का सबसे बढ़िया इलाज होता है रोकथाम। दिल के मरीजों के मामले में भी रोकथाम का बहुत महत्व है और ये करना बहुत ही आसान है। कैसे? खाने में फैट को कम करने की कोशिश करिए। अब ये काम एकदम से नहीं होगा। पहले तले हुए से भुने हुए पर आइए और फिर धीमे धीमे अपनी आदतें बदलने की कोशिश करिए। अचानक आप अपने तौर तरीके बदल लेंगे तो 3 दिन बाद आजिज़ आकर वहीं लौट आएंगे। इसलिए धीमे धीमे समोसे की मात्रा घटाइए, पकौड़ियों की भी। प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाइए, यानी डिब्बा बंद खाना। फल और हरी सब्जियां खाइए। भारत में इन दोनों की कोई कमी नहीं है, सो ये काम भी आसान है। एक बात और, अगर आप शाकाहारी हैं तो मानकर ना चलें कि आपको कोलेस्ट्रॉल या हाई बीपी की समस्या नहीं हो सकती। एक बात का और ध्यान रखें, नज़र हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सतर्क रहें। खाने में ज़्यादा नमक और शक्कर से परहेज करें। WHO कहता है कि रोज़ाना 6 ग्राम नमक काफ़ी होता है, लेकिन भारतीय औसतन 11 ग्राम नमक खा रहे हैं। इसी तरह 6 चम्मच एक दिन के लिए काफ़ी होता है चीनी, लेकिन भारतीय औसतन 10 चम्मच खा रहे हैं। खाने पीने वाली आदत बदलनी है और कुछ नई आदतें लगानी हैं। 30 मिनट रोज़ चलें, योग करें। धूम्रपान करते हो तो बंद कर दें। अगर वज़न बढ़ा हुआ है तो उसे काबू में रखें। अगर आप लगातार तनाव महसूस करते हैं तो उसके कारण खोजिए और उसे कम करने की कोशिश करिए। प्राणायाम इसमें बहुत मदद करता है। इसके अलावा अगर आपके परिवार में दिल की बीमारी की हिस्ट्री है तो आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ज़रूर करवाएं। इससे पता चलेगा कि आपके खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है। इस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर आपको आगे की सलाह देंगे। कुल जमा बात यह है कि अगर आप सयानी उम्र तक जीना चाहते हैं तो सयानों की बात पर ध्यान दें, अपने मन और शरीर की बेहतरी पर ध्यान दें। एक ही जीवन मिला है, खुशी खुशी जीने के तरीके खोजें। उसके बाद भी अगर हार्ट अटैक हो ही जाता है तो डॉक्टर साहब हैं, वो उम्मीद करते हैं कि आपको और हमको बचा लेंगे। इसी के साथ आज का लल्लन टॉप शो खत्म होता है। जब तक सांस लौट रही है, खूब ख्याल रखें अपना और अपनों का। शुभ रात्रि।